हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। हम पढ़ने वाले हैं आज कुछ इम्पॉर्टेंट जीएस के क्वेश्चंस जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होंगे और इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। ये एमपीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए, एमपी पटवारी के एग्ज़ाम के लिए, एसएससी के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर में कहाँ पर स्थित है, मतलब किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु और असम। पहले आपको सोचना है, आप एक पेन कॉपी में अपने आंसर क्लिक कर लीजिए और फिर लास्ट में एवेल्युएट करिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। इसका आंसर होगा तमिलनाडु। जो तंजावर मंदिर है, जो तंजावुर में है बृहदेश्वर मंदिर, वो किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन थे? देखिए, आप जानते हैं कि टेनिस के जो ग्रैंड स्लैम होते हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन में ग्रैंड स्लैम का एक क्वेश्चन आता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसे कौन से पहले भारतीय खिलाड़ी थे जिन्होंने टेनिस के ग्रैंड स्लैम में खिताब जीता था। ऑप्शन हैं आनंद अमृतराज, लिएंडर पेस, रमेश कृष्णन या महेश भूपति। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? आंसर होगा महेश भूपति। इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है कि 1997 में महेश भूपति ने जो मिक्स्ड योगल होता है, जो मिश्रित योगल वर्ग में रिका हिराकी के साथ फ्रेंच ओपन जीता था। आपको चारों ओपन पता होने चाहिए कि कौन कौन से होते हैं, तो आपको याद रखना है। सबसे पहले जैसे होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फ्रेंच ओपन होता है, विंबलडन होता है और लास्ट में यूएसए ओपन होता है। ये चारों ओपन आपको पता होने चाहिए जो टेनिस में होते हैं। पृथ्वी की सतह पर सबसे जो ऊपरी परत होती है उसे क्या कहा जाता है? तो क्रस्ट कहा जाता है, मेंटल कहा जाता है, कोर कहा जाता है या मैग्मा कहा जाता है। आपने ये स्ट्रक्चर, अर्थ का स्ट्रक्चर ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि मैग्मा कहाँ पर होता है, पहले कोर होता है, मेंटल होता है और क्रस्ट होता है। तो क्या कहा जाता है? बात ऊपरी सतह की जा रही है तो उसे क्या कहा जाता है? क्रस्ट कहा जाता है। इस तरीके से जो ये ऊपरी परत होती है ये क्या होती है? ये क्रस्ट होती है। और जो बीच वाला पार्ट होता है ये कौन सा होता है? ये मेंटल होता है। और जो लास्ट में होता है वो कौन सा होता है? वो होता है कोर। इसमें आपने पढ़ा होगा कि किस में सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है, कौन कौन से पदार्थ किस किस में पाए जाते हैं, ये सब आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। जो क्रस्ट होती है वो सबसे ऊपरी सतह होती है या बाहरी सतह होती है, जिसे पृथ्वी की पपड़ी भी कहा जाता है, जो आग्नेय कायांतरित और अवसादी चट्टानों की विशाल विविधता से बनी हुई होती है। फिर बीच में जो मेंटल होता है तो उसमें मैग्मा होता है और सबसे जो लास्ट की, मतलब जो आंतरिक सतह होती है, रामसर कन्वेंशन अतिक्रमणकारी संधि है जो किसके संरक्षण के लिए रूपरेखा प्रदान करता है? आपके ऑप्शन है वेटलैंड के लिए, आर्द्रभूमि के लिए, टाइगर के लिए, ट्राइबल लैंग्वेज के लिए, ट्रेडिशनल सीट के लिए। क्या आंसर होगा? आई होप आपने क्लिक कर लिया होगा। आंसर होगा वेटलैंड के लिए। अब देखिए, अब हम पूरा रामसर ही डिस्कस कर लेते हैं। जो रामसर कन्वेंशन हुआ था ये कब हुआ था? 1971 में हुआ था और इसकी डेट याद रखिएगा, 2 फरवरी। 2 फरवरी को ही वेटलैंड डे मनाया जाता है। और ये किस लिए काम करता है? तो जो वेटलैंड है, मतलब जो आर्द्र भूमि है, उसके संरक्षण के लिए काम करता है, क्योंकि ये बायोडाइवर्सिटी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। वर्तमान में यदि ऐसा क्वेश्चन आता है कि 2022-23 में अभी कितनी रामसर साइट है प्रेजेंट में, तो याद रखिएगा रामसर साइट है 75। और ये प्रश्न पूछा गया है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पर जो रामसर साइट है वो सर्वाधिक है, तो आंसर होगा तमिलनाडु। और ये नंबर भी आपको पता होना चाहिए कि कितनी संख्या है, तो आंसर होगा 13 जो साइट है रामसर साइट वो तमिलनाडु में स्थित है। इसके पहले जो नंबर था वो यूपी फर्स्ट पर आता था, लेकिन अब तमिलनाडु फर्स्ट है और दूसरे नंबर पर यूपी होगा। तो ये आपको याद रखना है। अब ये क्या होते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि जो रामसर कन्वेंशन है वो आर्द्र भूमि के संरक्षण और टिकाऊ उपयोग, मतलब सस्टेनेबल यूज के लिए एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है। कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 को। और ईरान कहाँ का शहर, जो ईरान का शहर है वो है रामसर। तो ये सारे फैक्ट आपको पता होना चाहिए। चूंकि ये 2 फरवरी को ही क्या हुआ था, साइन हुआ था, इसलिए 2 फरवरी को वेटलैंड डे, वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। किस देश में सर्वाधिक जीवित संभाविता है? जो हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कहाँ पर स्थित है? कहाँ, किस देश में सबसे अधिक है?
तो नो डाउट आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर पता ही होगा, आंसर होगा जापान। क्योंकि आप जानते हैं कि जापान में जो लोग हैं वो बहुत अधिक उम्र तक जीते हैं। उनका जो डेली रूटीन ऐसा होता है, उनका जो लाइफ साइकिल है वो इस तरीके से चलता है कि वो आराम से वहाँ पे 100 साल जीना कोई बड़ी बात नहीं होती है। अभी कुछ दिन पहले जो सबसे पहले तो सबसे ओल्डेस्ट पर्सन थे, लास्ट ईयर उनका निधन भी हुआ था, नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा है। और अभी कल के करंट अफेयर में ही हमने डिस्कस किया था कि जो फ्रांस की महिला थी 118 साल की, उनका निधन हुआ था। तो यहाँ पर आंसर होगा जापान। विश्व की सबसे गहरी खाई मेरियाना जो गर्त है, मेरियाना ट्रेंच है, वो कहाँ पर स्थित है? पैसिफिक ओशन में, इंडियन ओशन में, अटलांटिक ओशन में या फिर आर्कटिक ओशन में? तो आपको बताना है आंसर क्या होगा यहाँ पर। आंसर होगा प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर के अंतर्गत आता है मेरियाना ट्रेंच, और ये क्या है, विश्व का सबसे गहरा है, इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है। और प्रशांत महासागर कहाँ है? तो ये फिलीपींस के पास स्थित है। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है रिंग ऑफ फायर। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वहाँ पर क्या है, बहुत अधिक तूफान आते हैं। वायुमंडल में परावैंगनी किरणों को अवशोषण कौन करता है? ऑप्शन है हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या ओजोन। आई होप आपने अपना आंसर गैस कर लिया होगा। आंसर होगा ओजोन। जो ओजोन परत होती है वो क्या करती है, यूवी रेज को धरती पर आने से रोक देती है। समताप मंडल, समताप मंडल में क्या पाई जाती है? ओजोन परत परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, जिससे क्या होता है, जो जीव विज्ञान की दृष्टि से जो हानिकारक यूवी रेज होती हैं, यूवी रेज कैंसर कॉज करती हैं, और उसके अलावा ये हमारे मतलब ह्यूमन के लिए एज वेल एज सारे इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी हार्मफुल होती हैं। तो मनुष्यों में यदि ये जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं ये आ जाएंगी तो क्या होगा, मोतियाबिंद हो सकता है, स्किन कैंसर हो सकता है, मेलानोमा डिसीज हो सकती है, और भी घटनाएं क्या हो सकती हैं, बढ़ जाती हैं। इसके अतिरिक्त जो अवरक्त किरणों की तुलना में परावैंगनी किरणों में क्या होती है, एनर्जी काफ़ी अधिक होती है, जबकि जो एक्स रेज और गामा रेज होती हैं ये अपेक्षाकृत कम हानिकारक होती हैं। आई होप ये सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। यदि कोई सितारा सूर्य से बड़ा है, अब देखिए क्वेश्चन समझिएगा कि अगर कोई जो स्टार है वो क्या है, वो सन से भी क्या है, बड़ा है, किंतु उससे दुगना बड़ा नहीं है, तो वह एक खालिस्तान में परिवर्तित हो सकता है। ऑप्शन है डिस्कवर, मैक्सिमा, अवेंजर या पल्सर। तो आंसर होगा यहाँ पर पल्सर। ये आपने पढ़ा होगा जब हम फिजिक्स में 11th-12th के चैप्टर में भी ये सारा कॉन्सेप्ट बताया गया था कि सूर्य भी एक तरीके से तारा ही है, तो तारा लगभग सूर्य के आकार का है या उससे छोटा है, तो वह क्या होगा, श्वेत बौने तारे में परिवर्तित हो जाएगा। यदि तारा सूर्य से बड़ा है तो वह सूर्य के दुगने आकार का नहीं है, तो वह क्या होगा, न्यूट्रॉन तारे या अल्सर में परिवर्तित हो जाएगा। और यदि तारा सूर्य से कई गुना बड़ा है तो वो क्या बना लेगा, ब्लैक होल बना लेगा। गोल्फ खिलाड़ी हैं टाइगर वुड्स, ये नाम आपने जरूर सुना होगा। तो टाइगर वुड्स का संबंध किस खेल से, मतलब खेल तो बता दिया गोल्फ, यहाँ पर बताना है कि कौन से देश से उनका संबंध है, यूके से, यूएसए से, ब्राजील से या कनाडा से। आई होप आपने अपना आंसर समझ लिया होगा कि आंसर क्या होगा। आंसर क्या होगा, यूएसए। जो टाइगर वुड्स हैं ये गोल्फ के खिलाड़ी हैं। गोल्फ आपने देखा होगा काफ़ी फेमस खेल होता है गोल्फ, और ये टाइगर वुड्स जो हैं वो अमेरिका के पेशेवर खिलाड़ी हैं, एक महान गोल्फर रह चुके हैं, जो अब तक के सर्वाधिक सफल गोल्फरों में से एक हैं, और इनका जो है काफ़ी नाम मतलब रहा है गोल्फ में, तो इसको याद रखिएगा। पल्लव राजवंश ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो जो पल्लव राजवंश था उसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, बैगी में, मदुरई में, कांचीपुरम में या तंजावुर में? तो आंसर आप अपना सोच लीजिए कि क्या होगा। जो राइट आंसर है वो है सी, कांचीपुरम। जो पल्लव राजवंश था उसका संबंध था कांचीपुरम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार किस परिस्थिति के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नागरिकों से छीन ली जा सकती है? अंडर विच सर्कमटेंसेस ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज टेकन अवे फ्रॉम द सिटीजन अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आंसर है सेंसरशिप, सेकंड ऑप्शन है कारावास, तख्तापलट या निषेधाधिकार। तो जो सेंसरशिप है उसके दौरान क्या हो सकता है, राइट टू एक्सप्रेशन एंड स्पीच की स्वतंत्रता को छीना जा सकता है। अब ये आपको पता होना चाहिए कि
आर्टिकल 19A में आपको क्या दिया गया है, राइट टू एक्सप्रेशन एंड स्पीच, मतलब आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। एक बार एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की संप्रभुता और राज्य की अखंडता, सुरक्षा और विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के लिए भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रयोग पर अदालत की अवमानना, मानहानि और अपराध से उकसाने के लिए उचित प्रतिबंध लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दो आर्टिकल याद रखने हैं, एक तो 19(1)A है और एक 19(1)B है। तो पहले में तो आपको स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन आर्टिकल 19B जो है वो क्या करता है, युक्तियुक्त प्रबंधन एक शब्द आता है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको राइट टू एक्सप्रेशन एंड स्पीच दिया है तो आप कहीं भी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन को या फिर आप देश की जो एक सॉवरेनिटी है उसको क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते, गाली गलौज करते हैं। तो ऐसी आपको कोई भी आज़ादी नहीं दी गई है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें बाबा साहेब के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है? ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है। आंसर है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या संवैधानिक उपचारों का अधिकार। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सोच लीजिए और अपना आंसर बताइएगा। आई होप आपने अपना आंसर सोच लिया होगा। जो राइट आंसर होगा वो होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, आर्टिकल नंबर 32 एंड आर्टिकल 226, जिसमें क्या बताया गया है, रिट का वर्णन किया गया है। आप जानते होंगे कि आर्टिकल 32 जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत रिट जारी करने की परमिशन देता है और आर्टिकल 226 के दौरान आप हाई कोर्ट में रिट जारी कर सकते हैं। अब आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि दो रिट हैं, चलिए ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की 32 में है और हाई कोर्ट की 226 में है, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अगर हम रिट के रिस्पेक्ट में देखें तो किसको अधिक अधिकार प्राप्त होंगे, सुप्रीम कोर्ट की रिट को या हाई कोर्ट की रिट हो? तो आंसर होगा कि जो हाई कोर्ट की रिट के अधिकार है वो कंपेयर टू सुप्रीम कोर्ट की रिट अधिक पावरफुल है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो आर्टिकल 226 है उसके तहत आप हाई कोर्ट में फंडामेंटल राइट के अतिरिक्त अन्य राइट के विरुद्ध भी क्या कर सकते हैं, रिट जारी कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आप केवल फंडामेंटल राइट के विरुद्ध ही आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग रिट जारी कर सकते हैं। ये बहुत ही बेसिक डिफरेंस है। जब भी आप कभी इंटरव्यू देने जाते हैं तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं। तो ये आपको बहुत ही कॉन्सेप्चुअली पता होना चाहिए कि हाई कोर्ट की रेट और सुप्रीम कोर्ट की रेट में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। आई होप आपको ये आंसर समझ में आ गया होगा। फिर जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ये भी क्या है, एक फंडामेंटल राइट है। समानता का अधिकार आर्टिकल 14, शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल जो 17 है, आर्टिकल 23, 24 ये सब इसके अंतर्गत आता है, क्योंकि 17 में क्या बताया गया है, तो 17 के अंतर्गत तो समानता की बात की गई है, जो अनटचेबिलिटी है उसको ख़त्म करने की बात की गई है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की हृदय और आत्मा कहा है आर्टिकल 32 को। ये बिल्कुल आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत 3 मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए समुचित कार्यवाही के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें समावेदन करने का अधिकार प्रत्याभूत किया गया। थोड़ी सी टिपिकल हिंदी है, मैं मान सकती हूँ, लेकिन मैंने आपको कॉन्सेप्ट से बता दिया, आपको समझ में आ गया होगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ सूरदास जी ने नहीं लिखा है? तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सूरदास जी ने क्या क्या लिखा है। सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सतसई और सूर सारावली। इसमें आपको आंसर बताना है, आप सोच लीजिए और फिर अपना आंसर बताइएगा। जो राइट आंसर होगा वो होगा सूर सतसई। जो सूर सतसई है ये सूरदास जी ने नहीं लिखा है। जो बाकी जो ऑप्शन है सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली, ये तीनों जो रचनाएं हैं वो सूरदास जी की हैं। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का संस्थापक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? ऑप्शन है कुमारपाल, बल्लाल सेन, विजय सेन और धर्मपाल। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा धर्मपाल। जो धर्मपाल हैं उन्होंने क्या की थी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। वह दस्तावेज जो लोगों को देश में सरकार के लिए बुनियादी सुविधाओं तथा विनियमों का अनुसरण करता है
वो क्या होगा? लोकतंत्री पुस्तक होगा, नियमों की पुस्तक होगी, अधिनियमों की पुस्तक होगी या संविधान होगा? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपने अपना आंसर सोच लिया होगा। आंसर होगा डी, संविधान। संविधान क्या है? एक दस्तावेज है जो लोगों को एवं सरकार को बुनियादी नियमों और विनियमों का पालन करता है, जिसमें सारे नियम कानून बताए गए हैं कि आपको किस नियम के तहत रह के कौन सा काम लीगल है और कौन सा काम इल्लीगल है। चोल साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताइए जिसने तंजौर पर कब्जा किया और उसके बाद वहाँ का राजा बना। तो आप ऑप्शंस हैं विजयालल, गंडरदित्य, उत्तम या राजाधिकार। आंसर आप बताइए क्या होगा? इसका आंसर होगा विजयालल। जो विजयालल था उसने क्या किया था? चोल वंश के लिए 850 ईस्वी में चोल वंश की स्थापना की थी, तो ये आपको याद होना चाहिए। फिर गिद्दा भारत के किस राज्य से रिलेटेड है? तो आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, यूपी एंड उत्तराखंड। आंसर होगा गिद्दा जो है वो पंजाब में किया जाता है। मंत्री परिषद के आकार एवं सदस्यता के बारे में निर्णय कौन करता है? पीएम निर्णय करते हैं, लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा के सभापति या राष्ट्रपति। तो आंसर जो होगा वो होगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के द्वारा मंत्री परिषद के आकार और सदस्यों का निर्णय किया जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आई होप आपको ये क्वेश्चन की सीरीज अच्छी लग रही होगी। अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं और आप चाहते हैं मैं कंटिन्यू इस सीरीज़ को आगे बढ़ाती रहूं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। आप इसी तरीके से एकेडमी के जो वीडियो हैं वो देखते जाइए, आपको डेफिनेटली इससे फ़ायदा होगा। और पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।